आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आप देख रहे हैं कसम संविधान की। इतिहास सबक लेने की चीज है, भूगोल समझने की और राजनीति करने की। राजनीति जब जैसी सहूलियत होती है तब तब इतिहास और भूगोल को अपने तरीके से डिफाइन कर देती है। कसम संविधान की में आज बात इन्हीं तीनों को मिलाकर होगी। कश्मीर के पूरे नक्शे को सामने रखकर समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास में कश्मीर का जो भूगोल बदला गया उसके पीछे किसकी भूल थी। ये भूल थी या फिर राजनीति थी। कश्मीर बहुत जल्द चुनाव का इंतजार कर रहा है, जैसी की तैयारियां हैं और जैसा कि केंद्र सरकार के प्रॉमिसेस हैं उसके मुताबिक कश्मीर में चुनाव दूर नहीं है। सरकार का दावा है कि अब जो कश्मीर है वो नया कश्मीर है, वो बदला हुआ कश्मीर है। अब वहां पत्थरबाजी नहीं होती, अब वहां पाकिस्तान और आईसिस के झंडे नहीं लहराए जाते, अब वहां अलगाववादी जेल में बैठे हैं। वर्तमान में बहुत कुछ है सरकार के पास बताने के लिए, लेकिन फिर भी कश्मीर की डिबेट वर्तमान से भूतकाल की तरफ चली ही जाती है। 74-75 साल पुराने मुद्दे जिंदा हो रहे हैं। बीजेपी ने कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के कब्जे के लिए जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला को जिम्मेदार ठहराया था, तो अब फारूक अब्दुल्ला ने इसका जवाब दे दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कौन हीरो था या कौन नहीं, ये तारीख खुद बताएगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि शेख अब्दुल्ला की कुर्बानी कोई नहीं भूल सकता। आज उनकी और नेहरू की बदौलत ही कश्मीर का वजूद है। बीजेपी हमेशा से कश्मीर समस्या को उलझाने के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराती रही है। जवाहरलाल नेहरू के कश्मीर मामले को यूएन में ले जाने को बीजेपी हमेशा समस्या की जड़ बताती है और साथ ही ये कहती है कि नेहरू ने कश्मीर का मसला सरदार से ना छीना होता और शेख अब्दुल्ला से दोस्ती ना निभाई होती तो आज पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी भारत का होता। बड़ा सवाल है कि अगर कश्मीर में चुनाव पास हैं तो क्या अतीत के ये मुद्दे जम्मू कश्मीर में किसी को सियासी फायदा दे सकते हैं? क्या नेहरू और अब्दुल्ला की सो कॉल्ड खूबियां या सो कॉल्ड गिनाकर कश्मीर की राजनीति आगे बढ़ सकती है? आज इसी मुद्दे पर हम ये बड़ी बहस लेकर आए हैं, क्योंकि चुनाव से पहले कश्मीर मुद्दे पर सियासत हो रही है। बहस जरूरी है क्योंकि कश्मीर के भविष्य की बजाय इतिहास से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीजेपी नेहरू को कश्मीर समस्या का जिम्मेदार ठहरा रही है। बहस जरूरी है क्योंकि फारूक अब्दुल्ला, नेहरू और शेख अब्दुल्ला की कुर्बानी गिनाने लगे। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सियासी लड़ाई में कश्मीर के असल मुद्दे पीछे छूटते दिखाई दे रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से इट इज तारीख जो है वो खुद साबित करेगी कौन हीरो था और कौन हीरो नहीं था। इंसान के कहने से क्या होता है? सर, उनका तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या कहा जाता है, मगर हिस्ट्री है, कोई भूल नहीं सकता। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा अपनी निजी महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता दी गई और उनकी दोस्ती शेख अब्दुल्ला के साथ थी, हर कोई जानता है। दोस्ती ऐसी निभाई जिसकी वजह से आजाद भारत ने आक्रांता देखी पाकिस्तान द्वारा। जम्मू कश्मीर जिस तरीके से 75 साल तक हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन करके रहे हैं, देश के कितने संपत्ति, कितने हमारे रिसोर्सेस, कितने जाने चले गए उस भूल की वजह से। कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो हमारा अंदरूनी मामला था उसको यूनाइटेड नेशंस में रखा और पाकिस्तान का लोकस क्रिएट किया। मोदी सरकार के मंत्रियों को ये नकली हिस्ट्री बेचने के स्थान पर कश्मीर में स्थिति कैसे सुधरे उस पर ध्यान देना चाहिए। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ फारूक इंकलाबी हैं पीडीपी का पक्ष रखने के लिए।
स्क्रीन पर आपको मुजफ्फर खान दिखाई दे रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। रिजवान अहमद हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और सुजादा भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, आजाद साहब की पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रोहन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। लेकिन सबसे पहले कविंदर गुप्ता जी, पहला सवाल आप ही से है। आज फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से साफ साफ कहा गया, अरे कौन हीरो है, इस सवाल का फैसला तो हिस्ट्री कर लेगी, इतिहास कर लेगा। आप दिलों को जोड़ने का काम कीजिए। जम्मू कश्मीर देश का मस्तक है, उसका मान बढ़ाइए। देश का ताज है, उसका मान बढ़ाइए। आपका जवाब। कविंदर गुप्ता जी, सवाल आप ही से है। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के जिस प्रकार की ये बहस छिड़ी है, मैं पहले तो सभी राजनीतिज्ञों से पूछना चाहता हूं कि क्या धारा 370 के कारण यहाँ पे से पाकिस्तान प्रस्ती नहीं आई है? क्या धारा 370 के कारण से 30 साल आतंकवाद नहीं रहा है? क्या अगर जो ये दोस्ती निभाने के कारण से क्या प्रेशर पड़ा था कि 18 साल फिर से शेख अब्दुल्ला को जेल के अंदर जाना पड़ा? आखिर कुछ गलतियां की होगी, उसी का नतीजा था। और फिर क्या हुआ, दोबारा से जब इंदिरा गांधी ने 1975 में दोबारा से शेख को बिना कोई इलेक्शन लड़े हुए सत्ता सौंप दी। ये क्या था? ये इसके पीछे कोई ना कोई साजिश थी जो लगातार से चल रही थी, जिसके कारण से कश्मीर की शायद इन्होंने कोई कमिटमेंट कर दी थी। क्या ये सच रही कि जो भारत की फौजें जब आगे बढ़ रही थी तो इन्होंने उन फौजों को रोक करके वो आज गिलगित बाल्टिस्तान सारे हमारे हिस्से होते। ठीक है, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी। मैं आपको आगे वक्त दूंगी सर, अभी 1 मिनट का वक्त था, वो अभी पूरा हुआ है। लेकिन रोहन गुप्ता, जो सवाल है इनके, ये कह रहे हैं क्या ये साजिश थी? और साजिश की जब वो बात कर रहे हैं, सीधे तौर पर कटघरे में जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी को खड़ा करती आई है बीजेपी। आपका जवाब। रोहन गुप्ता जी, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, शायद आपने खुद को म्यूट किया हुआ है। आवाज नहीं आ रही है उनकी। रोहन गुप्ता जी, ये जो टेक्निकल ग्लिच है इसे फिक्स कराएंगे सर, इसे फिक्स कराएंगे। जल्दी से एक जवाब फारूक इंकलाबी और मुजफ्फर खान आपका। पहले मुजफ्फर खान, साजिश थी कांग्रेस और एनसी की साजिश थी, किसकी साजिश थी? मुजफ्फर खान। चलिए फारूक इंकलाबी। आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त पूरे मुल्क को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और इस वक्त जवाहरलाल नेहरू साहब को याद कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, जिन लोगों ने इस मुल्क को बहुत बड़े बड़े IITs दिए, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स दिए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। आज उन लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो है ये बोलती है कि उन्होंने गलतियां की हैं और साजिशें की हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है, इस मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर का जहां तक सवाल है, फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा, जम्मू कश्मीर के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो जो भी कहते हैं हकीकत कहते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत परेशान है और भारतीय जनता पार्टी के दौर में तो और ज्यादा परेशान हुई है। तो हम भी तमाम लोग, जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम, आखिर कब तक हम इंतजार करेंगे? हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो रोजाना, वो चाहे कश्मीरी पंडित हूँ, कश्मीरी मुसलमान हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हूँ, रोजाना कोई ना कोई वारदात होती है जहां पे लोग शहीद होते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, महात्मा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ बात करने के बजाय इस मसले का एक परमानेंट हल जो है वो ढूंढना चाहिए। ठीक है, कश्मीर में जो जल्दी से कमेंट। रोहन गुप्ता, आपने मेरा सवाल सुन लिया था, अब आप का जवाब। मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी जी, आई कैन हियर यू नाउ। देखिए, मुझे तरस आता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुनकर कि आज 8 साल के शासन के बाद भी विपक्ष की तरह बात करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि इनकी शासन की विफलता उतनी है। मुझे बताइए, देश की जनता ने जिन पे भरोसा रखा हो शासन करने के लिए, क्या ये विपक्ष की इतिहास की गलतियां गिना के या कुछ भी कह के अपनी गलतियों से भाग सकते हैं? आज कश्मीरी पंडित, 30 कश्मीरी पंडितों की किलिंग हुई है जनवरी से लेके अब तक, एक भी जवाब भाजपा के पास नहीं। सब लोग वहां से कश्मीर छोड़ के जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं है इनके पास में। जिस प्रकार से उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, आज लोग महीने से वेट कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि उनको लग रहा था कि चारों तरफ से उनकी विफलताओं के कारण उनके ऊपर अटैक होगा,
उस अटैक से बचने के लिए अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की स्ट्रेटेजी भाजपा अपना रही है। पर अदिति जी, पूरे देश की जनता भाजपा से जवाब मांग रही है। जो डबल इंजन, वहां पे केंद्र सरकार भी है, वहां पे एलजी की सरकार है। अब तो आप किसी की गलती नहीं निकाल सकते हो, आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप शासन में विफलता है। फिर एक इतिहास की चर्चा कीजिए, हम आपसे डिस्कशन करेंगे। पर पहले मानिए कि आपकी गलती है कि आप नहीं कर पाए, जिसके कारण आप सत्ता में आए। फिर हमसे चर्चा कीजिए, हम सारे जवाब आपको देने के लिए तैयार है। आपके गलत इतिहास की जो पोल है वो भी हम खोल के रख देंगे आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर रिजवान अहमद दो व्यू पॉइंट्स हैं। एक इतिहास की गलती की बात करता है, दूसरा कहता है मौजूदा विफलता है इसलिए इतिहास की गलतियां ये गिनाई जाती हैं। जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। अदिति जी, जब एक महीने बाद आप अपना घर खोलें तो सफाई करने में 1 या 2 दिन लग जाते हैं। अगर 1 साल बाद आप अपना घर खोलें तो सफाई करने में 15-20 दिन लग जाते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो घर था, जहां सीलन लग रही थी, जहां हवा नहीं जा रही थी, उसे 70-72 साल बाद खोला गया है। तो उस गंदगी की सफाई करने में, उस बदबू जाने में, उस सीलन जाने में 5, 10, 8, 15, 12 साल लगेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, 1951 में, जो हमारे कश्मीर के साथी ये बैठे हैं वो और विस्तार से बताएंगे, 1951 में जो पहला चुनाव कश्मीर का होता है, वहां शेख अब्दुल्ला और नेहरू मिलकर जो बेईमानी करते हैं प्रजा सभा के साथ और वहां के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ, के 75 सीटों में से शायद 72 सीटें बिना चुनाव के जीत ली जाती हैं। जिन 2 परिवारों ने कश्मीर को बर्बाद किया, नेहरू और शेख परिवार, आज वो अपने राज्य में और वो इस देश में, दोनों परिवार आज हाशिए पर हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं 2 पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। आपका 1 मिनट का जो कोटा था वो खत्म हो गया। मुजफ्फर खान, आपका जवाब। एनसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एनसी को लेकर आपका जवाब जल्दी जल्दी प्लीज। मुझे नहीं लगता है, मुझे थोड़ी आई फील पिटी ऑन दीज आर्गुमेंट्स। जब मैं ये सुनता हूं तो कभी कभी मुझे बड़ा तरस आता है कि जी इसको ठीक करने के लिए भी 50 साल और चाहिए इनको। 2014 से लेकर 2018 से लेकर 2022 तक लगातार आप डायरेक्टली रूल कर रहे हो। 2014 से 2018 तक आप गवर्नमेंट के साथ, महबूबा मुफ्ती जी के साथ मिलकर सरकार चलाई है। अमेरिका में जो सदर बनता है वो 4 साल के लिए बनता है और वो सदर ऐसे काम करके जाता है कि आने वाली नस्लें उसको याद करती हैं। इनको 50 साल अभी चाहिए कि जो हमने खराबियां की। ये पुल किसने बनाए? ये जो बनवाए गए ना मेडिकल कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज 2012 में स्टार्ट हुए, रजौरी में, हमारे यहाँ जम्मू में, श्रीनगर में। IIT जो है वो 2012 में स्टार्ट हुई। आप उसको भी गिनवाओगे। फ्लाईओवर 2012 में यहाँ पत्थर रखा गया जम्मू में, उसको भी आप गिनवाओगे। उसके बाद आपने कोई एक प्रोजेक्ट हमें बता दो जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का। बड़ी अजीब सी बात लगती है अदिति जी, जब कोई आदमी दिल्ली के पॉश एरिया में बैठकर, कोजी रूम में बैठकर यहाँ की तामीर और तरक्की की बात करता है कि कश्मीर में हमने 370 हटाने के बाद जनाब वहाँ अमन आ गया, वहाँ तामीर और तरक्की हुई। चलिए, लॉ एंड ऑर्डर के आंकड़े पर मैं आपसे बात करूंगी। सुजाता बशीर, ये तो कह रहे हैं सब कुछ तो करा दिया इन्होंने। फिर सवाल ये, जब सब कुछ इन्होंने ही करा दिया था तो इन्हीं की सरकार रहनी चाहिए थी, जनता को इन्हें वोट करते रहना चाहिए था, फिर बदलाव की जरूरत क्यों महसूस की? खैर वो एक अलग सवाल है। फिर तो आपके भी क्या जरूरत है, क्योंकि सब काम तो इन्होंने करा दिया वहां पे। तो गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी इन द गुड इवनिंग। पहली बात, मुझे अगर नेहरू जी ने जो भी किया उस वक्त, जो भी एग्रीमेंट हो गए, तो फिर हालात क्यों खराब हो गए? और जो उस वक्त हो गया तो फिर अभी तक क्यों कश्मीर भुगत रहा है? अगर उसने सही किया था, उसका डिसीजन सही था एज पर द फारूक अब्दुल्ला, तो फिर अभी लोग क्यों सफर हो रहे कश्मीर में? इट मींस कुछ ना कुछ तो उसने ऐसा वो डाल के रखा उधर कि ये उम्र भर जब तक कश्मीर है या कश्मीरी है तो ये उम्र भर तक एक वो नासूर बन जाए। every time there is some problem in the Kashmir. Why in Kashmir only? Why in Kashmir? नहीं, कश्मीर में ही क्यों? उस वक्त ऐसा क्या उसने ऐसा कर लिया कि अभी तक लोग सफर हो रहे? और अगर इन्होंने उस वक्त गवर्नमेंट बनाई या उन्हें साइन करवाया शेख अब्दुल्ला विद नेहरू, तो फिर उसके बाद शेख अब्दुल्ला ने क्यों नहीं कोई इंप्रूवमेंट करवाई? आफ्टर शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला, why couldn't he sort out the thing? Why couldn't he do the right things? And अभी तक क्यों फिर मिलिटेंसी उठी? क्यों उठी? अगर उसने सही किया था तो अगर लोग इतने मर गए, मिलिटेंसी में मर गए या कुछ भी हो गया, तो क्यों हो गया उसके बाद? अगर उसने सही सोचा था कश्मीर के लिए तो आज तक कश्मीर क्यों सफर हो रहा है? कश्मीरी लोग क्यों सफर हो रहे हैं?
ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। संगीत रागी, कश्मीर क्यों सफर कर रहा है? एक तरफ कांग्रेस है कह रही है बीजेपी, और बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन फेल रहा है। अब फेल रहा है तो इतिहास की गलतियां गिनवा रहा है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में जो कुछ हुआ है उस पाप से कम गांधी परिवार तो नहीं भाग सकता है, क्योंकि जब शुरू में मैं वक्ता का सुन रहा था और कि जब हमारी सेनाएं जीत रही थी, इसके बावजूद भी नेहरू जो है इसको यूएन में लेकर के चले गए। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, उन्होंने इसका जिक्र किया है कि जब वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर थे तो उन्होंने रेडियो से उसको सुना, जबकि वो दिल्ली में ही थे, कि भारत ने उसको यूएन में लेकर के चला गया है। जब दूसरी बार वो दिल्ली आए तो सरदार पटेल से मिलने गए और उन्होंने पूछा कि क्या आपने ऐसा किया था, सहमति दी थी? तो उनका निष्कर्ष था कि नेहरू ने सिर्फ अपने और अपने विम्स एंड कैप्रिसेस के चक्कर में वो ले गए, किसी कैबिनेट मेंबर से सलाह तक नहीं पंडित नेहरू ने लिया है। तो इसका मतलब है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो हिस्सा आज पाकिस्तान का हिस्सा है, उस पाप के भागी सिर्फ और सिर्फ नेहरू हैं। ठीक है, इस पर जवाब दीजिए। रोहन गुप्ता, 1 मिनट का वक्त था सर आपके कोटे का, सबका 1-1 मिनट का कमेंट जो है वो पूरा हो चुका है। जल्दी से रोहन गुप्ता आप जवाब दीजिए। कह रहे हैं इस समय जो मौजूदा हालात है कश्मीर में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली जिम्मेदार है, वो उसके लिए सीधे तौर पर गांधी फैमिली को कटघरे में खड़ा करते हैं, जवाहरलाल नेहरू को दोष देते हैं और कहते हैं पटेल इस डिसीजन से इत्तेफाक नहीं रखते थे। देखिए अदिति, जिसका देश के इतिहास में अगर रोल देखेंगे, अगर वो रोल ही देश से गद्दारी का रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उनसे हमको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। जैसे मैंने मेरी बात की शुरुआत की, बीच में जब 1979 की हम बात करें, कश्मीरी पंडित को वहां से जाना पड़ा, तब भी भाजपा सरकार में थी, बाहर से उन्होंने समर्थन दिया था। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जनता दल की जब सरकार थी तब क्यों भाजपा ने समर्थन वापस नहीं लिया? लाल कृष्ण आडवाणी जी वहां पे अध्यक्ष है, नहीं लिया उन्होंने समर्थन वापस, अपनी सरकार को चालू रखा। उसके बाद आज उन्होंने बड़े बड़े वादे करके 2014 से लेके अब तक उन्होंने बड़े बड़े वादे करके वहां पे सरकार भी चलाई। महबूबा मुफ्ती के साथ में, जिसको आज वो लोग आतंकवादी कहते हैं, उनके साथ भी 3 साल सरकार चलाई। उसके बाद भी ये लोग विफल रहे। उनको जो करना था नोटबंदी किया, सब कुछ का, देश को वादा किया कि हम लोग वादा करते हैं कि इतने साल में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आज नहीं हुआ और हर रोज किलिंग हो रही। आज इनके पास जवाब नहीं है। देखिए, कोई आदमी अगर मैं कोई सत्ता में हूं, मैं दूसरे की गलती कब निकालूंगा? जब मैं स्वीकार करता हूं कि मैं विफल हो चुका हूं। ठीक है, रोहन गुप्ता जी जवाब ले लीजिए। रोहन गुप्ता जी जवाब ले लीजिए, इस पर जवाब लीजिए। कविंद्र गुप्ता जी ये सीधे तौर पर कह रहे हैं, जब मैं फेल हो जाऊंगा तब मैं अतीत में जाऊंगा, इतिहास की गलती ढूंढ निकालूंगा ताकि मैं सामने वाले को कटघरे में खड़ा कर सकूं। लेकिन इससे कोई क्या इनकार किया जा सकता है कि आप विफल हो गए? कांग्रेस का आरोप है। आज भी इनको समझ नहीं आ रही है, कांग्रेस को पूरे देश ने नकार दिया है। जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं, पूरे कांग्रेस को जम्मू कश्मीर का जवाब दीजिए ना। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ आपको। जम्मू कश्मीर में आपके गुलाम नबी आजाद अभी ताजा आपको छोड़ करके गए हैं। आपकी नालायकियों का जो ठीकरा है वो पूरे देश ने सहन किया है। कश्मीरी पंडितों की आपको आज बड़ी चिंता होने लगी है। आप ही लोग हो जो कश्मीरी पंडितों को जिम्मेवार, जो अगर ये 1947 में इस प्रकार की कोशिश की होती तो ये चीजें ना होती। आज आपको खुली आंखों से देखो, क्या वहां पर कश्मीरी पंडितों की हत्या क्यों नहीं रुक पा रही है? इतना जवाब दे दीजिए। मेरी बात सुनिए, आज वहां पर मस्जिदों से ऐलान होता है, लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडितों की हत्या क्यों हो रही है? झंडे वहां चढ़ते हैं, आज पाकिस्तान के झंडे वहां पर चढ़ रहे हैं। आप जवाब दीजिए ना। तबाही का कारण, कश्मीर की तबाही का कारण आप लोग हैं और इसको आपको इतिहास कभी माफ करने वाला नहीं है। आपका भी पता नहीं कब तक आप कांग्रेस में हो, कब छोड़ करके चले जाओगे। और जहां तक आप अपनी वो उपलब्धियां गिनाते हो, एक नेहरू ने एम्स बना दिया। आज हिंदुस्तान में 2 साल में 18 एम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आज एक्सप्रेस हाईवे आपको जम्मू कश्मीर में नहीं दिखाई देता है। रिंग रोड, सारी डल लेक का पैसा 70 साल खाते रहे। आज डल लेक की सफाई का वो देखिए, आज वहां पर टूरिस्ट सबसे ज्यादा मात्रा में 75 साल में गया है। आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, जवाब लीजिए। जवाब ले लीजिए सर। रोहन गुप्ता, जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम है, एक जवाब नहीं दे पा रहे कि कश्मीरी पंडितों की हत्या क्यों नहीं रोक पा रहे। ये इनकी मजबूरी है। गोल पोस्ट चेंज कर दी। अरे जब विकास की बात होगी हम डिबेट करेंगे। आज आप जवाब दीजिए ना, इसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? एलजी का साथ क्यों नहीं रोक पा रहे हैं टारगेटेड किलिंग को? क्यों आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं?
जो वादे करके आप आए नलायकियों का नतीजा है, हम उनको क्यों नहीं ढूंढ कर रहे पा रहे हैं। हैं? पूरे देश को उसको कश्मीर ठीक फाइल किया जा दिखाई रहा दी है। आपने मूवी। ये कांग्रेस की नलायकियों का आपकी नतीजा मजबूरी है। आपकी विफलता है जिसका आपको स्वीकार करना पड़ेगा और देश माफ नहीं ये करेगा। स्वीकार कर आपको रहा शर्म है। आनी चाहिए। हमें 8 साल की हमें सत्ता के आपसे बाद नहीं भी पूछना, आप हमें लोग को जनता भोपाल से में जाना पड़ हमें रहा है। जनता आपको से इतिहास जवाब में जाना चाहिए पड़ और रहा है। जनता ये उसका आपकी जवाब दे मजबूरी रही है है। क्योंकि आपने आपको कुछ भी दे नहीं रही किया, है। सिर्फ जुमलेबाजी की भारतीय जनता आपने पार्टी हकीकत को को भी बदलने का प्रयास नहीं किया है। नहीं, लेकिन एक सेकंड, कविंदर गुप्ता जी, शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू का नाम आप तब लिया करते थे जब आप विपक्ष में थे। अब तो आपका शासन है ना, अब तो आपका शासन है। 370 जब हटाया गया, उसमें बहुत सारा बदलाव है। उसमें टेरर के खात्मे के लिहाज से बात करें, पत्थरबाजी के लिहाज से बात करें, उसमें पाकिस्तान के झंडे जो फहराए जाते थे, आईसिस के झंडे फहराए जाते थे, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से आंकड़े जो हैं वो कुछ और कहानी बयां करते हैं। इसमें किसी को सर सुन तो लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो टारगेटेड किलिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी आपसे पूछ रही है। उस पर तो आप ही को जवाब देना पड़ेगा सर। मौजूदा हालात के लिए तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप अब शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू थोड़ी जवाब देंगे उसके लिए। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं कि इनकी फैलाई हुई मिलिटेंसी आज काफी हद तक आज वहां पर पाकिस्तान के लोगों का मुंह बंद है। आज इनकी दुकानदारियां बंद हैं। या तो इनको बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जवाब तो दे दीजिए कविंद्र जी। मैंने कहा है टारगेट किलिंग हमको पोषने के लिए पूरा एपिसोड मिलेगा। आज जवाब दीजिए कश्मीर पंडितों की हत्या क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? रोजमर्रा सैकड़ों की तादाद में किलिंग होती थी। नहीं, देखिए आप दोनों एक साथ लड़ेंगे तो मैं बात नहीं सुन पाऊंगी, मैं भी नहीं सुन पाऊंगी, दर्शक भी नहीं सुन पाएंगे। कविंदर गुप्ता जी 30 सेकंड से बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद 30 सेकंड रोहन गुप्ता आपको, लेकिन प्लीज। आज मैं पहले कह रहा हूं, आज वहां पर पाकिस्तान के झंडे नहीं भारत के झंडे नजर आते हैं। आज वहां पर पाकिस्तान प्रस्त जो कोई मिनट मरता है, लाखों की तादाद में लोग नहीं जाते हैं। आज वहां पर मस्जिदों से ऐलान बंद है। आज हुर्रियत का जैसे लोग जो पाकिस्तान की वकालत करते थे, आज उनके मुंह बंद है। आज वहां पर जो हवाला की फंडिंग आती थी पत्थरबाजी के लिए, वो बंद है। शायद इनको नजर नहीं आएगा। ये सब वही गलतियों के नतीजे, और धीरे 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 आज इनकी जो नकेल हमने कसी है उसी के कारण से ही। जवाब ले लीजिए रोहन गुप्ता से। रोहन गुप्ता, अगर नकेल कसी होती तो कश्मीरी पंडितों की हत्या क्यों हो रही है? क्यों शोपियान में 32 साल के बाद कश्मीरी पंडित परिवार को छोड़ के जाना पड़ रहा है? क्यों उनकी जो सैलरी है वो भी नहीं मिल रही है? एक बार भी आपके मुंह से कश्मीरी पंडित नाम नहीं निकला, और आप लोग ही कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरी रियल कश्मीर फाइल्स है पूरे देश में आपने दिखाई है। क्यों आज नहीं निकल रहा है? कब तो स्वीकार कीजिए। देखिए, शासन करेंगे तो गलतियां होंगी। आपकी यही प्रॉब्लम है कि जब भी आपकी गलतियां होती है आप विपक्ष के ऊपर चले जाते हैं, इतिहास पे चले जाते हैं, हकीकत को बदलने का प्रयास करते हैं। कभी तो स्वीकार कीजिए कि आप विफल हुए। ठीक है, तो पूरी ये जो बहस है ये शुरू कहां से हुई? एक सेकेंड, बीजेपी ने कश्मीर पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलतियां गिनवानी शुरू की, लेकिन जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि सही लाइट में, सही रोशनी में इतिहास को जानने और समझने की जरूरत है, और इतिहास खुद ये तय करेगा कि हीरो कौन है और कौन नहीं। तारीख जो है वो खुद साबित करेगी कौन हीरो था और कौन हीरो नहीं था। इंसान के कहने से क्या होता है? सर उनका तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या कहा जाता है? मगर हिस्ट्री है, कोई भूल नहीं सकता। तारीख कभी भूल नहीं सकती है। शेख अब्दुल्ला की कुर्बानियां कोई भूल नहीं सकता है। क्या यहाँ के लोग भूल सकते हैं जिनको बोलना नहीं आता था, जो नंगे थे, जिनको हत्थों कहा जाता था? आज कश्मीरी खड़ा है और सर ऊपर उठा के बात करता है। हम गुलाम नहीं हैं, हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं, ताज हैं, जूता नहीं है। उनको जरा होश से बात करनी चाहिए। कभी हम आवाज खोलेंगे तो वो टिक नहीं सकेंगे। बकवास की बातें उनको बंद करनी चाहिए और दिल जोड़ने की बात करनी चाहिए। इसे दिल जोड़े नहीं जाते, दिल तोड़े जाते हैं। कविंदर गुप्ता जी, फारूक अब्दुल्ला को आपने सुना, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं दिल जोड़ने की बात कीजिए, आप दिल तोड़ने की बात कर रहे हैं, और साथ ही वो कह रहे हैं अगर हम जुबान खोलेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे। देखिए, इनकी जुबान खुलती है पाकिस्तान से बात की जाए। क्यों पाकिस्तान से बात की जाए? इनकी जुबान खिलती है इनके राज में ही। क्या कश्मीरी पंडितों का वहां से विस्थापन नहीं हुआ है? किस हालत में ये लोग
अभी भी आज भी यहाँ बैठ करके पाकिस्तान की वकालत की, पाकिस्तान से बात करने की जो वकालत करते हैं, ये क्यों करते हैं? भारत भी अपने आप में सक्षम है, भारत से पूरा विश्व आज सलाह लेता है, और ये वहां पर बैठ करके आज इनकी दुकानदारियां बंद हो चुकी हैं। उसी का परिणाम है कि इकट्ठे होकर के जो आपस में दुश्मनी रखते थे, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सभी इकट्ठे होकर के डर से कि कश्मीर में जो इनकी दुकानदारियां चलती थी अब चलने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कश्मीर में जो विकास हो रहा है, जो कश्मीर में एक डल लेक के किनारे भी आज वहां पर बड़े बड़े जश्न होते हैं भारत की आजादी के, शायद इनको कभी इन्होंने तो कभी भारत का झंडा वहां कहा था कि जहां तक इनके साथ आने का सवाल है, कभी आपके भी साथ थे, ये भी आपके साथ थे, कभी पीडीपी भी आपके साथ थी, कभी महबूबा मुफ्ती भी आपके साथ थी, तो आप सभी कभी ना कभी एक दूसरे के साथ थे। जवाब ले लीजिए मुजफ्फर खान से। मुजफ्फर खान ये कह रहे हैं इनकी दुकानें बंद हो गई हैं, इसलिए बौखला है। हम राष्ट्रवाद की धारा मैं कहता हूँ स्वाय बीजेपी के कविंदर गुप्ता साहब एक सीनियर लीडर हैं और महबूबा मुफ्ती के साथ ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे, स्पीकर भी रहे। मुझे बड़ा कविंदर गुप्ता जी उनका जवाब ले लीजिए सर प्लीज, उसके बाद रिजवान अहमद में आपको फ्लो दूंगी प्लीज। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब ये बीजेपी वाले कहते हैं विकास हो रहा, कोई बीजेपी के अलावा कोई दूसरा आदमी ये कह रहा है कि विकास हो रहा है कि सिर्फ बीजेपी वाले? ये जितने इन्होंने कहा ना, ये रिंग रोड, ये सड़क, ये सब जो है 2010 से पहले, जम्मू की रिंग रोड 2008 में स्टार्ट हुई है। 2008 में मैंने एज जज उसकी रजिस्ट्रेशनें की हैं जब एक्विजिशन हुई है आरएसपुरा में, मैं एज जज वहां उस वक्त पोस्टेड था। मुझे ये बताओ, ये जितनी रिंग रोड्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, जितने मेडिकल कॉलेज हैं, आपके दौर में कोई एक बता दो। और पहले आप बुजुर्ग आदमी हैं, मुझे बीच में बोले ना प्लीज, आप ना बोले कविंदर जी, मैं कोई नहीं, आप मुझे बाद में जवाब देना। कोई एक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बता दो, एक एनआईटी का कॉलेज बता दो, एक कोई रोड बता दो जो आपने की, या कोई एक ट्रेन की कोई पटरी बता दो आपने जो इस दौरान में की है। फिर आप कहते हो तरक्की हो रही है। अरे भाई, जहां सवाल झंडे का, मैं कहता हूं आज दावे से, हम बचपन में 15 अगस्त और 26 जनवरी का वेट करते थे किस दिन आएगा और हम झंडा लहराएंगे। कोई नई बात नहीं हुई है, सिर्फ आपने इसका जो हुआ मचाया पूरे मुल्क में कि जैसा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार तिरंगा लहराया गया। अरे भाई, हर साल लहराते थे, ठीक है, एक कंस्टिट्यूएंसी है, वो आज भी है जो तिरंगे का शायद एहतराम नहीं करते होंगे, लेकिन हमने पिछले 50 साल में अपनी आंखों से बचपन से देखा है कि हम वेट करा करके कब आएगी 15 अगस्त, कब आएगी 26 जनवरी, और इस बार फिर आपने उसको टीवी पर चलाया कि तिरंगा पहली बार लहराया गया यहाँ। क्या जम्मू कश्मीर पहली बार हिंदुस्तान का हिस्सा बना? चलिए एक और पीओके का, अगर उस वक्त किसी ने गलती की है तो आपने क्या किया? वापस क्यों नहीं लिया आज तक? क्या कर रहे हो अदिति जी? आपको यहाँ हुकूमत करते हुए लो वापस, कौन रोकता है? किसने रोका? अदिति जी, पीओके का, अदिति जी, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साथी अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, मैं बोलूं? जी बोलिए। तरक्की हो रही है किस चीज? मैं बोलूं? जी, जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी, जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं और भाजपा पे ठीठरा फोड़ रहे हैं, इससे कम से कम एक बात तो साबित हो गई। वो ये साबित हो गई कि कश्मीरी, इसका मतलब किसी से भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो भाजपा हो। पहली बात तो ये इन्होंने खुद साबित कर दी कि कश्मीरी को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये 70 साल की, अभी आपने बोला कि साहब अब की बात करिए, देखिए अदिति जी, धरातल पर अभी हमारे कांग्रेस के भी हमारे भाई बोल रहे थे, अब तो आपका शासन है। धरातल पर इस तरह से डिस्कशन होता नहीं है जैसे हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे। अगर 20 साल पुराना एक मरीज है, वो किसी नए डॉक्टर के पास जाता है, अब आप नए डॉक्टर से कहेंगी कि ना, अब तुम पिछले डॉक्टर्स ने क्या किया, क्या दवाई दी, क्या सही दी, क्या गलत दी, क्या नहीं, उसकी बात ना करो ना 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 ना, अब तो तुम ही बताओ कि मरीज ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो भैया, धरातल पर इस तरह नहीं होता है।
मरीज के पूरे पुराने पर्चे निकलवाए जाते हैं और जो उसको गलत दवाइयां दी गई होती हैं उसका उसके बदन पर हैंगओवर रहता है, उसकी सेहत पर रहता है। तो कोई ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं है कि एक डॉक्टर के पास आप चले गए तो पुराने जितने इलाज हुए थे वो उसका कोई असर मरीज पर नहीं पड़ेगा। बड़ी आसान भाषा में समझा दिया। अब अपनी बात खत्म करूंगा। बड़ा पैनल है अदिति, इसमें मुझे जो लगता है जो भाजपा से गलती हुई है, क्योंकि 370 एब्रोगेट होने के 20 दिन बाद मैं कश्मीर गया था 3 दिन के लिए वहां रहने के लिए, वहां पर धरातल का हाल देखने के लिए। आई वेंट माई सेल्फ विथ 4 फ्रेंड्स। भाजपा ने यह गलती करी अदिति कि भाजपा ने यह कहा कि ओहो अब हमने मरीज का ऑपरेशन कर दिया है 370 का, जो मरीज है वो चंगा हो गया, मरीज भाग रहा है, मरीज दौड़ रहा है। यह मुझे लगता है भाजपा ने गलती करी कि भाजपा ने और डोवाल साहब ने कश्मीर के धरातल के हालातों को देश के सामने बहुत जल्दी नॉर्मल करके दिखा दिया कि सब ठीक हो गया। डोवाल साहब खिचड़ी खा रहे थे सड़कों पर, लेकिन जब मैं गया था कश्मीर 20 दिन बाद तो मैं गवाह हूं इस बात का कि 90% कश्मीरी नाराज था 370 के हटने से और आजादी की बात कर रहा था। मैं अपने कानों से सुन के आया हूं। भाजपा को यह चाहिए था कि भाजपा को कहना चाहिए था कि भैया 5-10 साल रुक जाओ, धीरे 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 हम हालातों को ठीक कर देंगे। भाजपा ने एक बबल क्रिएट किया जो आज भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। ठीक है, अब 3 काउंटर है आपके लिए, 3 काउंटर है, ले लीजिए। पहले रोहन गुप्ता, अगर कोई मर्ज है उस मर्ज के इलाज में वक्त लगेगा और पहले अगर खराब डॉक्टर है और फिर दूसरा सही डॉक्टर आया तो उसे मर्ज को ट्रीट करने में टाइम लगेगा। इस पॉइंट का जवाब आपसे। कविंदर गुप्ता, आपने फॉल्स बबल क्रिएट किया कि जम्मू कश्मीर में अब सब कुछ चंगा हो गया है, और मुजफ्फर खान, आपसे जो उनका सवाल था वो गलतियों से जुड़ा हुआ सवाल था। ठीक है, एक एक करके। पहले रोहन गुप्ता। देखिए, इन्होंने खुद ही कहा कि भाजपा ने ऑपरेशन करके अब डिक्लेयर कर दिया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यही तो मैं कहता हूं 2014 से अदिति जी भाजपा ने जो भी वादे देश को दिए हैं, एक भी वादा अगर पूरा किया हो तो जनता को भरोसा होगा। भाजपा पे जनता कैसे भरोसा करती कि उन्होंने जो स्टेप लिया है उससे आतंकवाद खत्म हो जाए। नोटबंदी जब हुई थी अदिति जी, यहाँ पे सारे पैनलिस्टों के मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब नोटबंदी हुई थी तब ये कहा गया था कि आतंकवाद की देश में कमर टूट जाएगी और आतंकवाद देश में खत्म हो जाएगा। कहां था सबसे ज्यादा आतंकवाद? ये मैं आपको जब बात कर रहा हूँ, ये जो हुआ उससे 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? आज तक आतंकवाद खत्म हुआ? नहीं हुआ। काला धन खत्म हुआ? नहीं हुआ। आज जो भी वादे भाजपा ने किया है, 8 साल में एक भी वादा जिसने पूरा नहीं किया वो अच्छा डॉक्टर कैसे हो सकता है? कैसे देश की जनता उसमें भरोसा करे? ठीक है, जिसने ऑपरेशन किया हो उसमें देश भरोसा नहीं कर सकता है। और आज ही 30 सेकंड, आज ही उस बात की गवाही है कि इनके मुंह से कश्मीरी पंडित नाम नहीं निकल पा रहा है। 30 हत्याएं हो गई है और आज ये कहते हैं कि सब चंगा सी। कैसे सब चंगा सी? ठीक है, जवाब ले लीजिए। कविंदर गुप्ता जी, जवाब। देखिए, मैं इनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि आप क्यों पूरा देश निकालता जा रहा है? आखिर गलतियां तो आपने की हैं, इसके कारण से भ्रष्टाचार, आतंकवाद, परिवारवाद, ये सब चीजें और इसी के कारण से कश्मीर में आपको निकाला गया। क्यों आपने 1975 में वो सत्ता शेख अब्दुल्ला को सौंप दी थी? इसके बारे में भी बताइए। जबकि सरकारें, कांग्रेस पार्टी कुछ कर नहीं रही। आप खुद ही कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी नकारी है इसलिए देश नकार रहा। आप यही कह रहे हैं ना? ये तो आप खुद ही कह रहे हैं। तब उसमें तो आपके लिए इसमें सवाल नहीं है। आपके लिए सवाल क्या था? जो रिजवान अहमद ने आपसे सवाल किया कि आपने ये बबल क्रिएट कर दिया कि जम्मू कश्मीर में सब चंगा सी, ये आपने क्रिएट किया बबल, और इसे वो आपकी गलती बता रहे हैं। स्थितियां सुधरी हैं, ये किन आंखों से देखना है, ये बात है। मैं बताना चाहता हूं क्या 2022 के आंकड़े नहीं बताते कि पूरे देश से सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहां पर आया है? इक्का दुक्का जो घटनाएं होती हैं कश्मीरी पंडितों के प्रति जानबूझ करके, फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या बयान दिया था कि ये होता रहेगा क्योंकि इन लोगों की सपोर्ट है, इन्हीं के इशारे पर वो चलते हैं। क्या रूबिया सैयद को जो एक वहां पर किडनैपिंग की गई थी, एक ड्रामा नहीं था? इन चीजों को इन्हीं लोगों ने
वो ये सारे आतंकवाद को हमेशा से बढ़ावा दिया है। इक्का दुक्का कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बार बार आपको ये कह रही है, आपसे ये कह रही है 30 टारगेटेड किलिंग हुई है हिंदुओं की। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उन्होंने अपना हम सुरक्षा बलों पे वो सवाल नहीं उठा सकते। आज भी आतंकवादी ओवरग्राउंड वर्कर, अंडरग्राउंड वर्कर बनकर के पाकिस्तान के समर्थन के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ये खत्म हो गया है, लेकिन इक्का दुक्का जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं वो अपनी प्रेजेंस शो करने की होती हैं, और हमारे जो साथी पाकिस्तान से बात करने की कविंदर गुप्ता जी, उन परिवारों को इस वक्त बहुत हर्ट फील हो रहा होगा जिन्होंने अपनों को खोया है सर। मैं ये पूछना जो आपसे ये उम्मीद लगाए हुए थे कि बेहतर सुरक्षा मिलेगी। पूछना चाहता हूँ नहीं सर, यहाँ पर सुरक्षा बलों पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, यहाँ पर सुरक्षा बलों पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कम से कम इस डिस्कशन में सुरक्षा बलों पर किसी ने सवाल नहीं उठाया सर, प्लीज। लेकिन और मैंने आपसे पहले ही कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो आंकड़े हैं वो पहले से सुधार दिखाते हैं, चाहे वो पत्थरबाजी हो, चाहे वो आतंक का खात्मा, उससे कोई इंकार नहीं कर रहा है सर। लेकिन टारगेटेड किलिंग जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो नफरत का माहौल क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है या वहां पर अशांति क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है, एक डर का माहौल बनाने के लिए क्रिएट किया जा रहा है, ये सब कुछ, ये इसके लिए किसी की अकाउंटेबिलिटी है और इस केस में अकाउंटेबिलिटी आपकी है सर। इनकार नहीं करता, मैं आज कह रहा हूं आज भी इनके अंडरग्राउंड वर्कर्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स काम कर रहे हैं। सरकार ऐसे लोगों को कितनी बार ये टर्मिनेट कर चुकी है, ऐसे लोगों को उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। मैं जो एक पॉइंट यहाँ पर आपके सामने रखना चाह रही हूँ कविंदर गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी को तो आप ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पंडितों को कांग्रेस पार्टी से शिकायत रही होगी, लेकिन आपसे तो उम्मीदें उनकी बहुत ज्यादा थी, आपसे तो उम्मीदें पंडितों की हाई थी, इसलिए सवाल आपसे पूछ रहे हैं। अब आप 2 कमेंट ले लीजिए, एक मुजफ्फर खान का ले लीजिए, सुजाता बशीर का ले लीजिए प्लीज, फिर मैं आपको वापस मंच देती हूँ, आप जवाब दीजिएगा। मैंने पहले भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में सुधार है, लेकिन टारगेटेड किलिंग को लेकर सवाल भी है सर। हर पूरी पिक्चर को एक बैलेंस के साथ देखना होगा, एक्सट्रीम्स में नहीं देखा जा सकता, टोटलिटी में देखना है, सेलेक्टिव होकर देखने की बात नहीं है। लेकिन जब टारगेटेड किलिंग की बात होगी तो जवाब आपको देना पड़ेगा सर, उसमें आपकी अकाउंटेबिलिटी है। पहले मुजफ्फर खान, उसके बाद सुजाता बशीर, जल्दी प्लीज। अदिति जी मैं चलो खैर बाकी सब बहस को छोड़ो, सियासत को छोड़ो, मगर एक चीज जो एज ए सिंसियर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इससे पहले भी हालात कभी मैं नहीं कहता कि सुधरे या ठीक रहे, लेकिन कभी किसी ने डिनाइल मूड में नहीं रहा। किसी गवर्नमेंट ने भी, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट, उन्होंने कहा हाँ भाई यहाँ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की जरूरत है। अब जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने दे आर इन डिनाइल मूड, सब ठीक है भाई। हर दूसरे दिन एक निहत्ता बेचारा शिकार बन जाता है जुल्म का, बेदर्दी से मार दिया जाता है। और ये भी अदिति जी मैं आपको बताऊं कि वो खाली हिंदुओं को नहीं मारते, वो लेबरर्स जो थे मुस्लिम थे उनको भी मारा, शोपियान में भी और आपके वहां बारामूला में भी वो मुस्लिम थे। इनकी पॉलिसी, गलत पॉलिसी की वजह से वो बेचारे शिकार हुए। इन्होंने कहा जी हाँ हमने वोट बनवा दिए, हमने यहाँ लोगों को जो है वो डोमिसाइल दे दिया, उसके रिएक्शन में टेररिस्ट ने मारना शुरू कर दिया उनको, ये बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसी। और सबसे जो खतरनाक चीज मुझे लगी अदिति जी जो इस वक्त आपकी पूरी डिबेट है कि ये डिनाइल मूड कि नहीं जी सब कुछ ठीक है, तामीर और तरक्की तो आसमान छू रही है और बिल्कुल अमन है, यहाँ कोई हालात खराब नहीं है। डिनाइल मूड के लिए सवाल पूछ रहे हैं, उन पर तो उंगली उठा रहे हैं सर। पाकिस्तान से बात करने की वकालत कौन करता है? खतरनाक है। ना पाकिस्तान से बात करने की वकालत कौन करता है? आप आतंकवादियों की बात करते हैं, ये आतंकवादी कहाँ से आते हैं? कश्मीर में अमन चैन ना आए ये कौन चाहता है? नहीं आए कश्मीर में, शांति ना आए कश्मीर में, सुख ना आए कश्मीर में, वो जन्नत जिसके लिए दुनिया भर में उसे जाना जाता है वो जन्नत में तब्दील ना होने पाए, कौन चाहता है? इसमें कोई दो राय नहीं, किसी का डिनाइल नहीं कि ये पाकिस्तान से आते हैं, हथियार पाकिस्तान से आता है, ट्रेनिंग पाकिस्तान से बात क्यों करनी है आपको? लेकिन आपने क्या किया उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, वो तो पाकिस्तान सर इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, करना है, इसीलिए सवाल उठता है। आप उनकी गलती गिनवाते हैं, लेकिन आप खुद ये कहते हैं वो आतंकवादी भेजता है, आप खुद ये कहते हैं वो आतंक का सामान भेजता है, फिर आप कहते नहीं उसी पाकिस्तान से बात कर लो। अभी आप कह रहे थे ना, सुनिए मेरी बात ध्यान से, किलिंग्स में हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के कमेंट के संदर्भ में बात थी। बहुत से कश्मीरियों ने जान गंवाई, सुन लीजिए ध्यान से सुन लीजिए, जो इंडियन स्टेट के साथ खड़े होते हैं ऐसे बहुत से कश्मीरियों ने जान गंवाई है।
जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने कुर्बानी दी है, इस पर किसी को डाउट नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा इस पर। तो इसमें भगवान के लिए, खुदा के लिए, क्राइस्ट के लिए हिंदू मुसलमान इसमें करने की जरूरत नहीं है। इस पे सिर्फ सियासत हो रही है। सुजाता बशीर। अदिति, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ इनके भाजपा से। आप अगर फ्लैग लहरा के लाल चौक में फ्लैग लहरा के, उससे आपको लगता है कोई इंप्रूवमेंट हो गई है? या आप मुझे बताइए, आप लोग एक कॉलोनीज बना रहे पंडितों के लिए, तो उससे कोई तरक्की हुई है? मुझे एक बताइए, आप इतना कह रहे हैं ना, तो सिटी जामा मस्जिद क्यों बंद है? आज तक जामा मस्जिद में क्यों नहीं खोला गया? व्हाट इज द रीजन? इट मींस यू आर स्कैर्ड। कुछ ना कुछ तो बात है जहां इनको लगता है कि हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ये बंद करके वो चीजें। क्या आप लोगों ने कुछ देखा? सिटी कहाँ चली है? सिटी में हालात कैसे है? सिटी के लोग हमारे साथ है। आप बाहर से लोगों को लाएंगे और लाल चौक में झंडा लहराएंगे, दैट इज नॉट द इम्प्रूवमेंट, दैट इज नॉट द डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट इज आप कश्मीर में रह के, तो आपके टाइम में क्यों ऐसा हो रहा है? कश्मीर में बैठ के लाल चौक में लोग झंडे लहराने चाहिए दिल से, ना कि आप दिल्ली से बंदों को लेके आए और झंडा लहराएंगे, और ना कि आप जाके लोगों को कॉलोनीज में बिठाएंगे और टारगेट किलिंग दिन ब दिन हो रही। रिसेंटली एक लड़का यहाँ मारा गया एंड दे सेड ये जी सॉरी, ये क्रॉस फायरिंग में नहीं, उसको घर से निकाला और रोड पे मारा गया। वो कहां से? वो ये इंप्रूवमेंट है? आप लोगों के दिल जीतिए। ये जस्ट भाजपा, इट इज नॉट ए चैलेंज, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू सिट हियर एंड डेवलपमेंट वो करे जो लोगों के हित में। सुजाता बशीर, दिल कैसे जीता जाएगा? दिल कैसे जीता जाएगा? ये मैं मुजफ्फर खान से भी पूछ रही हूँ, मैं फारूक इंकलाबी से भी पूछ रही हूँ, कैसे जीता जाएगा दिल? पाकिस्तान से बात करके, पाकिस्तान से बात करके ना, पाकिस्तान से बात करके दिल जीता जाएगा? आप इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, फारूक साहब को वहां पर जाना जाता है, महबूबा मुफ्ती को वहां पर जाना जाता है, गुलाम नबी आजाद साहब, इतनी बड़ी शख्सियत है वहां पर। ग्राउंड पर आप लोगों का भी कोई काम है नहीं है? सियासत की कोई जवाबदेही नहीं है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल है, वो सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे, लेकिन आप लोगों की जो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके माध्यम से भी तो मैसेज जाएगा। लेकिन वहां पे क्या जवाब आता है? फारूक इंकलाबी, वहां क्या बयान आता है महबूबा मुफ्ती का? मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान अंडर अटैक हैं, यहाँ पर जानबूझकर मुसलमानों को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी जो है सांप्रदायिक एजेंडा फैला रही है। इससे सुधरेंगे हालात? इससे सुधरेंगे? देखिए जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं हमारी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, या दूसरी सियासी जमातें हमारी हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अमन जो है वो बहाल रहे। जिस तरीके के साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर कविंदर गुप्ता साहब कहते हैं या रिजवान साहब ने कहा, अगर पाकिस्तान वहां से कोशिश करता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम और खास करके कश्मीरी हिंदू फारूक इंकलाबी के साथ संपर्क, कविंदर गुप्ता जी, यहाँ पर आपने सुजाता बशीर, बात पूरी कर लीजिए, पहले बात पूरी कर लीजिए। एक बात पूछिए, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना? क्या हम बोल रहे हैं हम लोग वहां उनके जो प्रॉब्लम्स है हमें सॉल्व करनी है? पहले एक क्वेश्चन हटा दीजिए, दैट वी हैव टू टॉक विद पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज टू डू नथिंग विद दिस। सुजाता बशीर, मैं ये आपकी बात नहीं कर रही हूँ। पहली बात, यहाँ मैं इंडिविजुअल लेवल पर बात नहीं कर रही हूँ। सुजाता बशीर, महबूबा मुफ्ती के यही स्टेटमेंट होंगे ना, पिछले 10 स्टेटमेंट में से महबूबा मुफ्ती की पार्टी है ना वहां पर, पीडीपी है ना, पीडीपी ने शासन किया है ना। फारूक साहब के स्टेटमेंट आपने पढ़े सुने होंगे ना। आज आप राजनीतिक विकल्प के तौर पर खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट आपने भी सुने होंगे ना, श्रीनगर में बैठकर, कश्मीर में बैठकर सुने हैं ना ये स्टेटमेंट्स। भी तब क्यों नहीं बात की जब उनकी हुकूमत थी कि हम पाकिस्तान से बात की? आप किस लिए? और पाकिस्तान को क्या हमें भाई, आपकी पार्टी अभी वजूद में आई है, आपकी पार्टी अभी वजूद में आई है, इनकी पार्टी लंबे अरसे से है, इन्हें अपनी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखाई देती है। एक सेकंड रुक जाइए, फारूक इंकलाबी जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद रोहन गुप्ता, जल्दी प्लीज। मेरी बात कंप्लीट होने दें। हाँ, बात पूरी कंप्लीट कर लीजिए, 50 सेकंड है आपके पास। पाकिस्तान अगर चाहता है कि कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ हो, और भारतीय जनता पार्टी भी वही काम करती है, पाकिस्तान का सपोर्ट करती है, कश्मीरी अवाम के जो ख्वाहिशात है उनके खिलाफ जाकर के फैसले करती है, और ज्यादा मजबूत करके कश्मीरी अवाम को अपने खिलाफ करती है। अगर जम्मू कश्मीर के अवाम 370 हटाए जाने के खिलाफ थी तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम नहीं करना चाहिए था।
अभी जैसे रिजवान साहब ने कहा, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जम्मू कश्मीर का 90% अवाम जो है वो इस फैसले के खिलाफ थी, है और वो हमेशा रहेगी। और आज की डेट में जम्मू कश्मीर में अगर कोई यूथ एक एक करके प्लीज एक एक करके फारूक इंकलाबी पाकिस्तान क्या चाहता है वो सब जानते हैं, ठीक है? नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। पाकिस्तान, आपको बीजेपी से शिकायत है? सुन लीजिए ना भाई, आप सुनते नहीं सर। राजनीति में सुनना चाहिए, फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप भाई पाकिस्तान से आप रोज बातचीत की रट लगाती हैं महबूबा मुफ्ती, बात कर लीजिए बीजेपी से। आप तो मिलकर सरकार चला चुके हैं, आवाम क्यों सफर करें आपकी सियासत में? आवाम क्यों सफर करे? यही तो गलती, देखिए यही तो गलती है। तभी तो हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज और खास करके पीडीपी, हमने पूरी कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हमने हुकूमत बनाई थी, यही वजह थी कि जम्मू कश्मीर के अवाम जिस तरीके के साथ कोशिश करके पीछे हमारे तमाम सियासी रहनुमाओं ने इस मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ के रखा है, आगे भी मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर जो इस मुल्क के साथ बना रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे मुल्क में आने वाले टाइम में आप देखेंगे कितना बड़ा नुकसान हमारे मुल्क को भारतीय जनता पार्टी की गलत पॉलिसीज की वजह से भुगतना पड़ेगा। और आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ था? आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से देखिए, हमने कभी भी कोई भी गलत पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ था? सुजाता बशीर, जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। सुजाता बशीर की वजह से सफर हो गए ना आप लोगों की वजह से ही हम लोग यहाँ पूरा कश्मीर सफर, सारा जम्मू कश्मीर सफर, एक एक बच्चा सफर हो रहा है बिकॉज आप लोगों को पता था इनका मैनिफेस्टो क्या है, तो आप लोग फिर भी कैसे इनके साथ गवर्नमेंट बनाए? और अगर आजाद जम्मू भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी मिलने वाला नहीं था। उन्होंने आजाद साहब को वहां से लगभग मुझे लगता है फंडिंग भी की होगी कि आप अब जम्मू कश्मीर में जाए, वरना हो गया वो तो आप ही के स्टार्ट हो गया। अब आपको कोई बात है नहीं तो आजाद साहब की पॉलिसीज क्लियर है, सारा हिंदुस्तान जानता है। आजाद साहब ने सीधे बोला हमें बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाना है। वो आप लोगों की तरह नहीं है, वो आप लोगों की तरह नहीं है जो हर वक्त हाथ मिला देंगे और लोगों को बना देंगे। मुजफ्फर खान मुस्कुरा रहे, कविंदर गुप्ता मुस्कुरा रहे हैं, फारूक इंकलाबी आजाद साहब की पार्टी को बीजेपी के साथ मिला हुआ बता रहे हैं। यहाँ एक और सियासत के बीच में एक और सियासत है। लेकिन बार बार एक बात कही जाती है कि अगर तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल का वश चलता तो जिस तरह जूनागढ़, हैदराबाद जैसी बाकी रियासतों का भारत में विलय हो गया था, उसी तरह पूरे कश्मीर को भारत के पास होता। ये पाकिस्तान को कश्मीर पर कब्जा करने का मौका ही नहीं मिल पाता। तो कश्मीर को लेकर सरदार की सोच क्या थी, खुद उन्हीं की आवाज में सुनिए। जूनागढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी, किसी के ऊपर कोई हथियार चलाना ही नहीं पड़ा, फिर क्या रहा? और खुद दीवान ने खुद आके कहा कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत ले लो, हम नहीं चला सकते, और नवाब वहां उठ के भाग के कराची जाकर बैठ गया। फिर जूनागढ़ की बात क्या करते? यदि कश्मीर में जो चलता है इस तरह से चलता रहे तो फिर लोकमत करने की क्या जरूरत? हम लड़ाई करके कश्मीर को ले लें तो फिर लोकमत की जगह कहाँ रही? लेकिन हमारे पास आकर हमारा सिपाही मरते रहे, हमारा पैसा खर्च करना पड़े और हमारे गांव के गांव जलाए जाए और वहां हिंदू और सिखों को तबाह किया जाए, तो फिर आखिर लोकमत का रहा? फिर तो आखिर हम बंदूक से ही लेना हो तो लेंगे, और क्या करेंगे? दूसरी तरह से नहीं हो सकता है, नहीं। लेकिन हमने एक बात साफ की कि कश्मीर की एक तसु जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है, कभी नहीं छोड़ेंगे। सरदार के इसी कमिटमेंट की बात बार बार यहां पर की जाती है, लेकिन सियासत भी यहां पर जोरदार हो रही है। जल्दी से एक कमेंट रिजवान अहमद आपका। जी अदिति, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि 1987 में जो चुनाव रिग हुए उसके मारे आतंकवाद आया, इसके मारे आया, उसके मारे आया। अभी एक साहब ने मुझे मेरे हिसाब से सच बोलने पे मुबारकबाद भी दी। चलिए एक दूसरा सच बोल दूं। 1983 में जब कोई चुनाव रिग नहीं हुआ था, फौज वहां पर नहीं थी, सीआरपीएफ नहीं थी, अमन था, सुकून था, वेस्ट इंडीज की टीम शेर कश्मीर स्टेडियम में वनडे मैच खेल रही थी। पिच खोद दी गई थी, उसमें तेल भर दिया गया था। हिंदुस्तान के प्लेयर्स को बोतलें और पत्थर मारे गए थे। भैया क्यों मारे गए थे? तब तो फौज नहीं थी, तब तो गोली नहीं चली थी, तब तक पैलेट गन नहीं थी, तब तक सीआरपीएफ नहीं थी, तब तक कोई चुनाव भी रिग नहीं हुआ था। तो इसका जवाब मुझे दे देना। और दूसरी बात,
कल भी आपके प्रोग्राम में यह पूछा जा रहा था कि यह सीज फायर क्यों किया गया, पूरा कश्मीर क्यों नहीं लिया गया। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कश्मीर एक वैली है जो हायर साइड, पाकिस्तान का जो कश्मीर है उस साइड हायर साइड है, बीच में पहाड़ हैं। शेख अब्दुल्ला को यह लगता था कि जो उनकी राजनीति है वो इस वाली वैली में मजबूत है, ना कि वेस्ट वाली वैली में। सीज फायर नेहरू से मिलकर इस मारे कराया गया कि भारत में उतना ही कश्मीर रहे जहां तक शेख अब्दुल्ला की राजनीति की दादागिरी है। चलिए, शो वापस अतीत से शुरू होकर वर्तमान में आकर वापस अतीत में। चलिए से मुजफ्फर खान, 20 सेकंड्स। मुझे इनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है कि ये इसलिए क्योंकि उस वक्त जो पाकिस्तान के जो रजाकार थे उन्होंने बहुत सारे हमारे जो इस साइड जम्मू कश्मीर है उस पर भी कब्जा किया था। इस तरह हमारा जो रजौरी पुंछ का एरिया था वहां हमारी फौज अपनी गई थी, वहां के लोगों ने बाद में यहाँ से फौज अखनूर से अपने साथ लेके गए थे कि भाई आप आओ यहाँ। ये रजौरी पुंछ का और मेंढर का जो एरिया था जो हमारे फोरफादर्स थे, अब मैं अतीत से वापस वर्तमान में लेकर आती हूँ और वर्तमान में मेरे पास वक्त इतना ही है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कश्मीर भारत का स्वर्ग है तो पाकिस्तान का नासूर। ये कश्मीर खूबसूरत है लेकिन सियासी शूल भी है। कश्मीर ऐसा क्यों है, कश्मीर वैसा क्यों नहीं हो पाया, वोट पाने के लिए ये सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं। लेकिन सोचेगा जरूर कि सालों पहले की खूबियां या गलतियां याद दिलाने से आज की राजनीति का क्या भला होगा। क्या ये खाद पानी आज के दौर में नई सियासी फसल पैदा कर सकेगी? सोचिएगा जरूर। इतिहास तो इतिहास है, लेफ्ट और राइट इसे अपनी बपौती समझने की भूल क्यों कर बैठे हैं। अब तक का इतिहास नेहरू और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती को देश हित में देखता था, लेकिन एक और इतिहास दिखाया जा रहा है जो इस दोस्ती को दूसरे तरीके से परिभाषित कर रहा है। लेकिन हम फिर कहेंगे इतिहास सिर्फ इतिहास है, उसे आप अपनी राजनीति के मुताबिक बदल कर हम अपने आज में जहर घोल रहे हैं। सोचिएगा जरूर कौन हीरो था और कौन विलेन था। गुजरा वक्त बीत चुका है, अब देश के सामने और कश्मीर के सामने नया वक्त गढ़ने का सुनहरा मौका है। कश्मीर देश का ताज है, उसे बस ताज रहने दीजिए, सियासी दुश्मनी का अखाड़ा मत बनाइए। कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही। अब मुलाकात होगी सोमवार रात 8 बजे जी न्यूज पर, आपको याद दिलाते हुए देश ना धर्म से चलता है ना सियासत से, देश चलता है सिर्फ संविधान की रोशनी से।